प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। लंबित मुकदमों पर नजर बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आएगा। केंद्र सरकार ने थोक विक्रेताओं और बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा 3,000 से घटाकर 2,000 मीट्रिक टन की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंध अब से पहले कभी इतने ऊर्जावान नहीं रहे। कोलंबो में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। रायगढ़ के पास कोंडा ताराई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये रेल परियोजनाएं इस क्षेत्र में यात्रियों की आवाजाही के साथ ही माल ढुलाई को भी सुविधाजनक बनाकर सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगी। आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। आज छत्तीसगढ़ को 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सामर्थ्य ऊर्जा उत्पादन में बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार के लिए आज अनेक नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक विकास के साथ गरीब कल्याण के भारतीय मॉडल की दुनिया भर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के अगले 25 वर्ष में देश को विकसित बनाना है। ये काम तभी पूरा हो सकता है जब हर देशवासी इसमें अपनी भागीदारी करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के साथ ही पर्यावरण की भी चिंता करनी है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉकों की आधारशिला रखी। उन्होंने 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का वितरण भी किया। इन परामर्श कार्डों का वितरण राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत किया गया है। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों बच्चों को मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इसके तहत आने वाले 3 वर्षों में 7 करोड़ साथियों की जांच की जाएगी। हमने संकल्प लिया है कि आदिवासी माताओं बहनों बच्चों को सिकल सेल की इस बीमारी से मुक्ति दिला करके ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोंडा तराई में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक जनसभा में विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगाया कि वे देश की हजारों साल से चली आ रही सनातन संस्कृति को मिटाना चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों से देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचितों को वरीयता देना ही आज के भारत की प्राथमिकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए मूल्य की एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने राज्य में 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी वर्चुअली शिलान्यास किया। इससे रोजगार के कई नए अवसर सृजित होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे पर रहेंगे। वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति विश्वविद्यालय के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है। कभी-कभी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है। आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर ना करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है।
देश के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ जाएगा, जो लंबित मामलों पर नजर रखती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित दीवानी और आपराधिक मामलों के बारे में विवरण एक क्लिक पर देखे जा सकेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का डेटाबेस है, जिसमें अब सर्वोच्च न्यायालय भी जुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश की ये पहल सराहनीय है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस तरह के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और देश में न्याय प्रदान करने की प्रणाली मजबूत होगी। केंद्र ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की मौजूदा भंडारण सीमा 3,000 मीट्रिक टन से घटाकर 2,000 मीट्रिक टन कर दी है। यह निर्णय आज से लागू हो गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में बताया कि व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को गेहूं भंडारण सीमा को संशोधित करने के लिए 12 अक्टूबर तक 1 महीने का समय मिलेगा। होलसेलर और ट्रेडर और बिग चेन रिटेलर जिसको कहते हैं, उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो अपना स्टॉक 2,000 टन तक रखें और उनको 1 महीने का समय दिया गया है। जो उनका स्टॉक है वो 3,000 से कम करके 2,000 टन तक लाएं। और उससे ये भी संदेश दिया जा रहा है कि जो उनके पास एक्सेस स्टॉक है, जिसके कारण से हमारे देश में कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि शॉर्टेजेस हैं, उसके चलते वो स्टॉक मार्केट में आएगा और उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें भी नियंत्रण में रहेंगी। श्री चोपड़ा ने कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय विद्युत, चावल और चीनी और खाद्य तेल, इन सभी कमोडिटीज का पर्याप्त उपलब्धता हमारे देश में है। चीनी की उपलब्धता अभी आज की तारीख में 85 लाख टन है और 85 लाख टन आने वाले 3.5 महीनों के लिए पर्याप्त है। हमारी जो खपत है वो करीबन देश में 22 से 23 लाख टन की होती है। अगर हम 2-3 लाख अधिक भी कर लें फेस्टिव सीजन के कारण, तब भी ये 85 लाख टन अगले 3.5 महीने के लिए पर्याप्त है। केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि देश में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक बढ़कर 65% हो जाएगी। हैदराबाद में आज विद्युत मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के बाद विद्युत मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों की मोटर पंप में मीटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बिजली उत्पादन के निजीकरण से भी इनकार किया। उसमें प्राइवेटाइजेशन का नहीं है। उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट डिस्कॉम्स हैं वो रहेंगे, लेकिन कोई गवर्नमेंट डिस्कॉम को जबरदस्ती हम ये प्राइवेटाइज नहीं करने वाले, चलेगा। लेकिन ये कहना कि हमको मोनोपोली रहेगा, ये नहीं रहेगा। हम उसमें फ्रीडम दे रहे हैं कि कोई और भी चाहे कि हम आकर के कम्पीट करेंगे तो कम्पीट करो। केरल में निपाह वायरस संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार की सहायता के लिए विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम कोझिकोड पहुंच गई है। इस बीच कोझिकोड से निपाह वायरस का एक और मामला सामने आया है। वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 789 हो गई है, जिनमें 150 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में सामाजिक सद्भाव और शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज पाटिल ने जालना में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा के बाद अपनी भूख हड़ताल आज समाप्त कर दी। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले की बागमती नदी में आज सुबह स्कूली बच्चों को ले जा रही एक नाव पलट गई। बच्चों सहित करीब 10 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य आपदा मोचन बल और गोताखोरों ने 20 लोगों को बचा लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पानी या ईंधन के निरंतर प्रवाह के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। वैसे ही समयबद्ध तरीके से दिया हुआ आपका एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स ही है जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov
www.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध पहले कभी इतने ऊर्जावान नहीं रहे। G20 शिखर सम्मेलन की भारत की सफल मेजबानी के बाद डॉक्टर ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों को विभिन्न सहयोग समन्वय से लाभ होगा। वॉशिंगटन में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत सेमीकंडक्टर से लेकर रक्षा सहयोग तक प्रत्येक विषय में एकजुटता रही है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 सतत वित्त कार्यसमूह की चौथी और अंतिम बैठक आज वाराणसी में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 2023 G20 सतत वित्त रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। वाराणसी में 2 दिवसीय इस बैठक का उद्देश्य अंतिम 2023 G20 सतत वित्त रिपोर्ट पर संयुक्त रूप से सहमत होना है, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सिफारिशों के रूप में SFWG द्वारा किए गए कार्यों को आत्मसात करता है। चौथी बैठक में G20 के सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा G20 सतत वित्त रोड मैप पर हुई प्रगति पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में कहा गया कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए सभी सदस्य देशों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। SFWG की सभी बैठकों के माध्यम से दोनों सह अध्यक्षों अमेरिका और चीन, सदस्यों और आमंत्रित देशों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ऑडियो संदेश में गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी लोगों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। 1 महीने तक चलने वाला हिंदी दिवस समारोह आज नई दिल्ली में प्रसार भारती सचिवालय में शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने बेहतर समझ और व्यापक पहुंच के लिए हिंदी के सरल उपयोग पर जोर दिया। एशिया कप 1 दिवसीय क्रिकेट के सुपर 4 में श्रीलंका के साथ मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 38वें ओवर में 5 विकेट पर 203 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मैच देर से शुरू हुआ और इसे 42 ओवर का कर दिया गया है। मैच में जीतने वाली टीम रविवार को फाइनल में भारत के साथ खेलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। लंबित मुकदमों पर नजर रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आएगा। केंद्र सरकार ने थोक विक्रेताओं और बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा 3,000 से घटाकर 2,000 मीट्रिक टन की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंध अब से पहले कभी इतने ऊर्जावान नहीं रहे। कोलंबो में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।